नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSV एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी के सभी 8 चैप्टर से लिए गए 177 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। पहला पाठ है जैव प्रक्रम पोषण। पहला प्रश्न, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। प्रश्न 2, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2 इनमें सभी। प्रश्न 3, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। प्रश्न 4, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। प्रश्न 5, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। प्रश्न 6, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद द्वारा। प्रश्न 7, इनमें से किस चीज़ के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार के द्वारा। इस प्रश्न में आपको 3 और ऑप्शन दिए गए होंगे। प्रश्न 8, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी अधिकांश उच्चतर कशेरुकी प्राणियों जैसे स्तनधारी सरीसृप, पक्षी आदि के क्षुद्रांत्र अथवा छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। प्रश्न 9, स्वपोषी पौधों में दहस करने की क्षमता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। प्रश्न 10, वायुमंडल में पत्तियां CO2 दहस द्वारा ग्रहण करती हैं? रंध्रों द्वारा। प्रश्न 11, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? इनमें सभी, अर्थात श्वसन, पोषण और जनन, इनमें सभी। प्रश्न 12, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद द्वारा। प्रश्न 13, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु के तुलना में होती है कम। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होती है कम। प्रश्न 14, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण। प्रश्न 15, दंत अस्थि क्षय का कारण है? इनमें सभी, अर्थात मीठी चीज़ का खाना, दांतों की सफाई न करना और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, ये सभी दंत अस्थि क्षय के कारण हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया। इसमें भी आपको 3 और ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से आपको बैक्टीरिया लगाना है। प्रश्न 17, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रश्न 18, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्न्याशयी रस में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्न्याशयी रस में। प्रश्न 19, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। प्रश्न 20, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? इनमें सभी, अर्थात पीत रस की, अग्न्याशयी रस की और आंत्र रस की। प्रश्न 21, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है पोषण। प्रश्न 22, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं काइम। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं काइम। प्रश्न 23, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। प्रश्न
24 मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होता है मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होता है मुख गुहा से। प्रश्न 25 वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। प्रश्न 26 रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। प्रश्न 27 भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न 28 कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। प्रश्न 29 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रश्न 30 मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्रश्न 31 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रश्न 32 क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अब पाठ 2 से जो कि है श्वसन। प्रश्न 33 वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। प्रश्न 34 श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? O2 को। प्रश्न 35 वायवीय श्वसन का दूसरा चरण पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन का दूसरा चरण पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न 36 पौधों में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं को पहुंचता है? विसरण द्वारा। प्रश्न 37 पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। प्रश्न 38 निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? तो CO2 का प्रतिशत बढ़ा रहता है। प्रश्न 39 श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। प्रश्न 40 मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। प्रश्न 41 दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? किण्वन। प्रश्न 42 कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है ट्रैकिया। प्रश्न 43 कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो ATP जो है वह कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न 44 श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज आंशिक विघटन होता है कहलाता है अवायवीय श्वसन। प्रश्न 45 कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। प्रश्न 46 अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? कोशिका द्रव्य में। प्रश्न 47 ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है 3। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है 3। प्रश्न 48 ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। प्रश्न 49 मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। प्रश्न 50 पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 kJ प्रति मोल (10⁻⁻1) ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न 51 पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न 52 एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। अब पाठ 3 से जो कि है परिवहन। प्रश्न 53 मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न 54 युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? विसरण की।
प्रश्न 55, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। प्रश्न 56, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण अथवा हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। प्रश्न 57, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? जाइलम। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से आपको जाइलम लगाना है। प्रश्न 58, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएँ श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वह श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। प्रश्न 59, शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य है? रक्त के जमने में सहायता करना। प्रश्न 60, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्रश्न 61, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं प्लाज्मा। प्रश्न 62, फुफ्फुस शिराएँ हृदय के किस वेश्म में खुलती हैं? बायां अलिंद में। फुफ्फुस शिराएँ हृदय के किस वेश्म में खुलती है? बायां अलिंद में। प्रश्न 63, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ल्यूकोसाइट। प्रश्न 64, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 65, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं? धमनियाँ। प्रश्न 66, ऊतक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं? इनमें सभी अर्थात ऊतक द्रव्य, लसिका और लिम्फ। प्रश्न 67, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है केंद्रक, और इसमें 3 और ऑप्शन आपको दिए गए होंगे जिसमें वासा, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन होगा। तो ये तीनों जो हैं वह मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होते हैं, जबकि केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। प्रश्न 68, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। प्रश्न 69, पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन। पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन। प्रश्न 70, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। प्रश्न 71, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न 72, वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है। प्रश्न 73, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग दूसरे में जाने की क्रिया का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है? परिवहन। पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्रिया कहलाती है? परिवहन। प्रश्न 74, निम्नांकित में कौन एक संवहन बंडल का ऊतक नहीं है? पहली सेद। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से पहली सेद को लगाना है। अब पाठ 4 से जो कि है उत्सर्जन। प्रश्न 75, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न 76, बोमन संपूत एवं ग्लोबुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मैल्पिगियन कोष। बोमन संपूत एवं ग्लोबुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मैल्पिगियन कोष। प्रश्न 77, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं इन सभी में अर्थात पत्तियों में, छाल में,
और कोशिका रिक्तिकाओं में, इन सभी में। प्रश्न 78, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्न्याशय जो है वह मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि उसी में आपको 3 और ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें फेफड़ा, यकृत और वृक्क होगा। तो ये तीनों जो हैं मनुष्य में उत्सर्जी अंग हैं, जबकि अग्न्याशय नहीं है, तो आपको अग्न्याशय लगाना है। प्रश्न 79, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। प्रश्न 80, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें सभी, अर्थात यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया, इनमें सभी। प्रश्न 82, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। प्रश्न 83, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 30 mg। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 30 mg। प्रश्न 84, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन अथवा 10 लाख। प्रश्न 85, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं? इनमें सभी, अर्थात गोंद, टैनिन और रेजिन, इनमें सभी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। प्रश्न 86, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन? मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। प्रश्न 87, मनुष्य में वृक्क की एक तंत्र का भाग है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। प्रश्न 88, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? हाइलम। और प्रश्न अब पाठ 5 से, जो कि है नियंत्रण और समन्वय। प्रश्न 89, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है समन्वय। प्रश्न 90, निससल कणिकाएँ पाई जाती हैं न्यूरॉन में? निससल कणिकाएँ पाई जाती हैं न्यूरॉन में। प्रश्न 91, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? चेतना के रूप में। प्रश्न 92, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? इनमें सभी द्वारा, अर्थात मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। प्रश्न 93, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? पैराथाइरॉइड द्वारा। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो पैराथाइरॉइड द्वारा होता है। प्रश्न 94, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्न्याशय में? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्न्याशय में। प्रश्न 75, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है मेदुला में। प्रश्न 96, एड्रिनल मेदुला द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम है एड्रिनलिन। प्रश्न 97, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न 98, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटोन का। प्रश्न 99, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। प्रश्न 100, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंडाशय अथवा ओवरी को मादा ग्रंथि कहते हैं। इस प्रश्न में आपको 3 और ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से अंडाशय अथवा ओवरी जो है मादा ग्रंथि है, इसको लगाना है। प्रश्न 101, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन हैं? इनमें सभी, अर्थात ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, इनमें सभी। प्रश्न 102, जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्ररोह के किस भाग की ओर होता है?
छाया वाले भाग की ओर। प्रश्न 103, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से आयोडीन जो है सही है। प्रश्न 4, अंडोत्सर्ग का कारण है FSH, जिसको फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, अथवा यह इसका फुल फॉर्म है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH जो है अंडोत्सर्ग का कारण है। अगला प्रश्न है 105, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न 106, इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग पैदा होता है? मधुमेह अथवा डायबिटीज। प्रश्न 107, मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी के लिए, अर्थात सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। प्रश्न 108, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। प्रश्न 109, ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अब पाठ 6 से जो है जनन, 110 नंबर प्रश्न है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव जनन प्रक्रम जो है उसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रश्न 111, प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है अपखंडन। प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है अपखंडन। प्रश्न 112, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न जंतुओं को क्या कहते हैं? अनुजात। प्रश्न 113, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। प्रश्न 114, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का, अथवा इसे जाइगोट भी कहा जाता है। प्रश्न 115, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह साफ जल में रहता है। प्रश्न 116, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। प्रश्न 117, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न 118, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं इनमें सभी, अर्थात रजोधर्म, मासिक धर्म एवं मासिक चक्र, इनमें सभी। प्रश्न 119, फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। प्रश्न 120, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका से अथवा फैलोपियन ट्यूब से। प्रश्न 121, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। प्रश्न 122, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में। 123 नंबर प्रश्न है, परागकोश में पाया जाता है परागकण। परागकोश में पाया जाता है परागकण। प्रश्न 124, द्विखंडन होता है इन सभी में, अर्थात अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में, इन सभी में द्विखंडन होता है। प्रश्न 125, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। एड्स है एक विषाणुजनित रोग। प्रश्न 127, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 28 दिनों की। महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 28 दिनों की। प्रश्न 128, मानव भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। मानव भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। प्रश्न 129, अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाती है? तो कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 130, मानव में नर गोनाद कहलाता है वृषण। प्रश्न 131, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं
टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न 132, निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? 23। प्रश्न 133, सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? स्त्री नसबंदी। सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका अथवा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? स्त्री नसबंदी। अब पाठ 7 से जो है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। 134 नंबर प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का। यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न 135, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जेनेटिक्स, अर्थात आनुवांशिकी। प्रश्न 136, जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है क्रमिक एवं निरंतर विकास। जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है क्रमिक एवं निरंतर विकास। प्रश्न 137, वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी कार्यों में असमानता दर्शाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समजात अंग। प्रश्न 138, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं? तो यह कहा था वाइसमान ने। प्रश्न 139, ऑर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया एवं एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न 140, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका। प्रश्न 141, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक। प्रश्न 142, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। प्रश्न 143, निम्नांकित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। प्रश्न 144, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क ने। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत लामार्क ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न 145, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में से किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो समजात अंग की श्रेणी में आते हैं। असमजात अंग की श्रेणी में आते हैं। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख असमजात अंग की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 146, निम्नांकित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? XX अथवा XX। प्रश्न 147, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी अथवा 44। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी अथवा 44। प्रश्न 148, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है लिंग क्रोमोसोम। प्रश्न 149, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। प्रश्न 150, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। प्रश्न 151, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात है 3:1। प्रश्न 152, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। प्रश्न 153, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। प्रश्न 154, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समकृति अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समकृति अंग। प्रश्न 156, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। प्रश्न 157, समजात अंग के उदाहरण हैं हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। प्रश्न 158,
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने। और प्रश्न 8 जो जीव विज्ञान का अंतिम पाठ है वह है हमारा पर्यावरण। प्रश्न 8 हमारा पर्यावरण से प्रश्न पढ़ते हैं। 159 नंबर प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है कवक। अपघटक का उदाहरण है कवक। प्रश्न 160, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। प्रश्न 161, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक हो सकता है? कवक जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है। प्रश्न 162, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी अथवा हार्बीवोरस। शाकाहारी को हार्बीवोरस कहा जाता है और यह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न 163, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। प्रश्न 164, जीवमंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। जीवमंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रश्न 165, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं इनमें सभी, अर्थात जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इनमें सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 166, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT, अर्थात इसका फुल फॉर्म हुआ डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। प्रश्न 167, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है कचरा प्रबंधन अथवा वेस्ट मैनेजमेंट। प्रश्न 168, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं? सर्वाहारी अथवा ओमनिवोरस। प्रश्न 169, निम्न में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? जल जीवशाला जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसमें भी आपको 3 और ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से जल जीवशाला जो है वह सही उत्तर होगा। प्रश्न 170, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है सर्प। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है सर्प। प्रश्न 171, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। प्रश्न 172, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास और पत्ते। प्रश्न 173, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3। प्रश्न 174, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, अर्थात घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो यह सही उत्तर है। प्रश्न 175, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। प्रश्न 176, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। प्रश्न 177, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के सभी 177 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ा जो सभी 8 पाठ से लिए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा हमारे YouTube चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।